In continuation of the last videos on molecular orbital theory of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, in this video we will continue with our topic as molecular orbital energy level diagrams for heteroatomic diatomic molecules. समनाभिकीय अणुओं का सिद्धांत विषम नाभिकीय अणुओं पर भी लागू होता है। विषम नाभिकीय अणुओं की परमाणु के नाभिकीय आवेश में अंतर होने के कारण इनके नाभिक इलेक्ट्रॉन्स पर भिन्न भिन्न आकर्षण बल आरोपित करते हैं। जिस नाभिक पर धनावेश अधिक होता है वह दूसरे नाभिक की अपेक्षा अपने परमाणु कक्षकों को अधिक बल से आकर्षित करता है। इस कारण किसी भी ऊर्जा का स्तर अलग अलग परमाणु में ऊर्जा का मान असमान होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के 2s कक्षक की अपेक्षा नाइट्रोजन के 2s कक्षक की ऊर्जा कम होती है। फलस्वरूप ऐसे अणुओं के आणविक कक्षक अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के अधिक निकट रहते हैं तथा प्रतिबंधित आणविक कक्षक का कम विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के अधिक निकट होते हैं। अतः ऐसे अणुओं के कक्षक सममित नहीं होते हैं, यानी सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। जैसे CO में बंदी कक्षक अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के निकट और प्रतिबंधी कम विद्युत ऋणात्मक कार्बन के निकट होता है। विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आणविक कक्षक बनाने के लिए निम्न बिंदु आवश्यक होते हैं। जैसे परमाणु कक्षकों के आवेश के अभ्रों का जो चार्ज क्लाउड है, उन चार्ज क्लाउड्स का जो अतिव्यापन होता है वह अधिक से अधिक होना चाहिए। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। विभिन्न परमाणु कक्षकों की अंतर्नाभिकीय अक्ष के संदर्भ में जो ज्योमेट्री है, सिमेट्री है, एक जैसी होनी चाहिए। इसके मुख्य उदाहरण नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। तो पहले हम नाइट्रिक ऑक्साइड का एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p4। नाइट्रिक ऑक्साइड के पास कुल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px1। इसकी बंद कोटि अगर हम देखें तो 8-3/2 यानी कि 2.5 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो प्रकृति होती है वह पैरामैग्नेटिक होती है और इसकी बंद ऊर्जा लगभग 149 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो अब अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हैं 1s जिसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है, और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 1s में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जबकि 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब इसकी बॉन्डिंग होती है तो हम देखते हैं चूँकि बॉन्डिंग में 1s ऑर्बिटल पार्ट नहीं करता है तो 1s ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग रहता है, यानी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होती है। जबकि 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और 2s ऑर्बिटल नाइट्रोजन का आपस में ओवरलैपिंग करके 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें भी एक पेयर आ जाता है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें भी एक पेयर आ जाता है। तो सिग्मा 2s में भी एक पेयर है, सिग्मा स्टार 2s में भी एक पेयर आता है। अब हम आते हैं p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में। तो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में हम देखते हैं 3 ऑक्सीजन के 3 नाइट्रोजन के ओवरलैप करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से 3 बॉन्डिंग होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। क्योंकि इनमें भी जो फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है वो ऑफ-बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से होती है, अतः और चूंकि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, तो सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं और अगर फिर कोई इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो फिर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उसमें जो सिग्मा 2z ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा है,
और जो एनर्जी पाई टू पी एक्स की है वो पाई टू पी वाई के बराबर है, इसलिए ये दोनों एक लेवल में हैं। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में होती है, फिर पेयरिंग हो जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं टू पी जेड में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर जब ये तीनों ऑर्बिटल्स भर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी पाई स्टार टू पी वाई में चला जाता है। और अब हम देख रहे हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जो इसको पैरामैग्नेटिक बनाता है। दूसरा अगर हम देखें तो है नाइट्रोजन अणु आयन यानी NO+। नाइट्रोजन अणु आयन में नाइट्रिक ऑक्साइड से एक इलेक्ट्रॉन कम करने पर NO+ प्राप्त होता है। NO+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। इसमें हम देखते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसकी बंद कोटि देखें तो वो आएगी 8-2/2 इज इक्वल टू 3। अब NO तथा NO+ की बंद कोटि की तुलना की जाती है तो ये ज्ञात होता है कि NO+ अधिक स्थायी है, क्योंकि हमने देखा जो NO है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है जबकि NO+ का 3 है। NO+ की बंद ऊर्जा 251 किलो कैलोरी पर मोल है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये डायमैग्नेटिक होता है, जबकि NO मॉलिक्यूल जो होता है वह पैरामैग्नेटिक होता है। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड अणु यानी CO मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करते हैं। कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2 तथा ऑक्सीजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो है 1s2 2s2 2p4। अतः जो CO अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 तथा सिग्मा स्टार 2s2। इस सीरीज में अभी हम देख सकते हैं कि जो सिग्मा स्टार 2s है इसका जो एनर्जी लेवल है वह एनर्जी प्रोफाइल में सबसे हाई पर है। और अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का जो आता है कैलकुलेशन से हम देखते हैं वो आता है 8-2/2 इज इक्वल टू 3, यानी इसका जो बंद ऑर्डर होता है बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 3 होता है। और बंद कोटि 3 होने के कारण यह एक स्टेबल गैस है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः ये जो CO का अणु होता है वह डायमैग्नेटिक होता है और इसकी बंद ऊर्जा का मान 256 किलो कैलोरी पर मोल तथा बॉन्ड लेंथ 1.13 एंगस्ट्रॉम होती है। अब अगर हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट में है वो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और राइट में ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों अनपेयर्ड हैं। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 तो अनपेयर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड अप है। अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बनने की बात करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो 1s ऑर्बिटल होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, इसलिए देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो 2s और ऑक्सीजन का और कार्बन का है वे आपस में ओवरलैपिंग करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। और अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें तो 3 p ऑर्बिटल्स कार्बन के और 3 p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के आपस में ओवरलैपिंग करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से 1 और 2 और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग और 1, 2 और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं एंटी बॉन्डिंग। और जो फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है इनमें वो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफ बोर रूल होती है। तो अगर हम फिलिंग अप देखें तो सिग्मा 2s में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई 2px और पाई 2px और पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है
और सिग्मा स्टार 2s में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम से भी यह स्पष्ट होता है कि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। अब हम आते हैं CO प्लस आयन की एनर्जी लेवल डायग्राम पर। CO अणु में एक इलेक्ट्रॉन कम करने पर CO प्लस आयन प्राप्त होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इस प्रकार होता है: सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2p जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 एंड सिग्मा स्टार 2s1। यानी जो CO मॉलिक्यूल में सिग्मा स्टार 2s2 था वह अब सिग्मा स्टार 2s1 हो गया है। सिग्मा स्टार के 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, और जो इसकी बंद कोटि आती है अब आती है 1 - 1/2 इज इक्वल टू 3.5। तो बंद कोटि का मान यह दर्शाता है कि यह CO अणु से अधिक स्थायी है। इसकी बंद लंबाई 1.15 एंगस्ट्रॉम है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह पैरामैग्नेटिक है। अब हम आते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत तथा अणु कक्षक सिद्धांत की तुलना, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। संयोजकता बंध सिद्धांत व अणु कक्षक सिद्धांत में समानता भी पाई जाती हैं और असमानताएं भी, तो हम इन्हें एक बाय एक, दैट इज वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। पहले हम उनकी समानताएं देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या समानता है। ये दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक आबंध का वर्णन करते हैं, यानी ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं वे कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। दोनों सिद्धांतों के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दोनों सिद्धांतों के अनुसार एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में समान ऊर्जा व समान सिमेट्री वाली परमाणुीय कक्षक ही अतिव्यापन में यानी ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। दोनों सिद्धांतों के अनुसार ओवरलैपिंग का मान जितना अधिक होगा बॉन्ड उतना ही अधिक मजबूत होगा। दोनों सिद्धांतों के अनुसार जो बंध निर्माण के बाद बंधित नाभिक हैं, दैट इज न्यूक्लियस हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। अब हम आते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत व अणु कक्षक सिद्धांत में क्या असमानता है। अगर हम संयोजकता बंध की बात करें तो इसमें एक केंद्रीय यानी मोनोसेंट्रिक परमाणुीय कक्षकों की परिकल्पना की गई है, जबकि MOT में बहुकेंद्रीय यानी मल्टीसेंट्रिक आणविक कक्षकों की परिकल्पना की गई है। VBT में संयोजित होने वाले परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जबकि अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणु संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं तब वह अपनी पहचान खो देते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत में केवल अर्धपूरित कक्षक बंध निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि अणु कक्षक सिद्धांत में परमाणुओं के सभी पूरित तथा अर्धपूरित कक्ष बंध निर्माण में भाग लेते हैं। अगर हम संयोजकता बंध की बात करें तो यह समझने की दृष्टि सरल है, और जो अणु कक्षक सिद्धांत है इसके जो परिणाम आते हैं वो एग्जैक्ट आते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत संरचना को समझने के लिए रेजोनेंस का प्रयोग करता है, जबकि अणु कक्षक सिद्धांत में अनुनाद की यानी रेजोनेंस का कोई स्थान नहीं है। संयोजकता बंध सिद्धांत अनुचंबकीय यानी जो डायमैग्नेटिक प्रकृति होते हैं या पैरामैग्नेटिक प्रकृति होते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, यानी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या नहीं कर पाता है, जबकि जो अणु कक्षक सिद्धांत है वह पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सभी प्रकार के जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको समझा सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बंध ऊर्जा व बंध लंबाई की व्याख्या नहीं हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बंध ऊर्जा व बंध लंबाई दोनों की व्याख्या करने में सक्षम होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य यानी बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध के बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उससे बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं, अथवा इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी अणु के दो परमाणु के बीच बने बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। जो इसका मात्रक होता है यानी यूनिट होती है वह किलो कैलोरी पर मोल तथा किलो जूल्स पर मोल होती है। अतः किसी बंध की बंध ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी यौगिक में उस प्रकार के एक मोल बंधों को विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। बंध ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है बंध उतना ही शक्तिशाली होता है। बंध ऊर्जा की सहायता से किसी यौगिक के स्टेबिलिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है तथा यौगिक की
जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है उसकी भी गणना की जा सकती है। जो द्विपरमाणु अणुओं में बंध ऊर्जा एवं बंध वियोजन ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु ऐसे अणु जिनमें दो या दो से अधिक समान प्रकार के बंध हैं तो वहाँ औसत ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। बहुपरमाणु अणु के लिए हम इससे दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहली है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरी है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। बंध वियोजन ऊर्जा को डी से तथा एवरेज बॉन्ड एनर्जी को ई से व्यक्त करते हैं। विभिन्न बंधों के लिए इसका मान भिन्न होता है तथा यह मान बंध तथा यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मीथेन के एक मोल को कार्बन के 1 ग्राम परमाणु व हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणु में वियोजित करने के लिए 1664.8 किलो जूल्स पर मोल की आवश्यकता होती है। मीथेन में 4 CH बंध होते हैं अतः एक CH की औसत बंध ऊर्जा 416.2 किलो जूल्स पर मोल होती है। इससे प्रतीत होता है कि मीथेन के चारों CH के वियोजन के लिए समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तव में प्रथम बंध वियोजन के लिए यह ऊर्जा 426.6 किलो जूल्स पर मोल है, जो औसत से अधिक है। इस बंध वियोजन के लिए यह ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है, जबकि 416.2 किलो जूल्स पर मोल औसत बंध ऊर्जा है। पॉलिंग के अनुसार किसी प्रारूपिक सहसंयोजक बंध AB की बंध ऊर्जा EAB उसके घटक परमाणुओं के अणुओं के बीच बंधों दैट इज AA व BB की वियोजन ऊर्जा के गुणांतर माध्य के बराबर होती है। सो EAB इज इक्वल टू √of EAB इंटू EBB। सहसंयोजक बंध की ध्रुवणता के कारण बंध ऊर्जा में अंतर आ जाता है, इसलिए जो ये वाला सूत्र है EAB इज इक्वल टू √EAA इंटू EBB, इसमें हमने थोड़ा संशोधन करा है साइंटिस्ट ने, और वो संशोधन इस प्रकार है EAB इज इक्वल टू √EAA इंटू EBB विद इन द ब्रैकेट्स RC/RA। यहाँ पे जो RC है वह अध्रुवीय सहसंयोजक बंध लंबाई का परिकलित मान है तथा RA जो है वह अध्रुवीय सहसंयोजक बंध लंबाई का प्रेषित मान है। अब अगर हम देखें तो जो विभिन्न बंधों की बंध ऊर्जा इसके मान निम्न प्रकार है। तो कार्बन कार्बन की जो बंध ऊर्जा है वो है 347.3 किलो जूल्स पर मोल, और जो C डबल बॉन्ड है उसकी है 610.8 किलो जूल्स पर मोल। इस प्रकार हम देखते हैं इसमें काफ़ी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। जैसे C ट्रिपल N है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वह है 891.1 किलो जूल्स पर मोल। और डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 497.9 किलो जूल्स पर मोल। अब हम पढ़ते हैं बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या एवं परिमाण। कक्षकों की संख्या व उनका परिमाण जितना अधिक होगा बंध उतना ही शक्तिशाली होगा और बंध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए C ट्रिपल बॉन्ड की बंध ऊर्जा 200 किलो कैलोरी पर मोल, C डबल बॉन्ड C की बंध ऊर्जा 146 किलो कैलोरी पर मोल और C सिंगल बॉन्ड C की बंध ऊर्जा 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है। C ट्रिपल बॉन्ड C के निर्माण में 3 कक्षक, C डबल बॉन्ड C के निर्माण में 2 कक्षक व C सिंगल बॉन्ड C के निर्माण में 1 कक्षक का अतिव्यापन होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पर। समाक्ष अतिव्यापन से बने बंध की ऊर्जा पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बने बंध की बंध ऊर्जा से अधिक होती है। जैसे C सिंगल बॉन्ड C में सिग्मा बंध की बंध ऊर्जा 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि C डबल बॉन्ड C में पाई बंध की बंध ऊर्जा 63 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बंधित परमाणुओं का आकार बढ़ने के साथ बंध की सामर्थ्य में कमी आ जाती है क्योंकि अतिव्यापन कम होता है। बंधित परमाणुओं की संकरित अवस्था। जैसे जैसे संकरण में S लक्षण बढ़ता है उसकी प्रबलता बढ़ती है, अर्थात संकरण के आधार पर उनकी ऊर्जाओं का अगर हम देखें बढ़ता हुआ मान तो इस प्रकार होता है। sp3 की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह sp2 से कम होती है और sp2 की sp से कम होती है, यानी sp सबसे स्ट्रांग होता है और sp3 सबसे वीक होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण बंध की लंबाई बढ़ जाती है तथा बंध ऊर्जा का मान घट जाता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी अधिक होती है बंध ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो जो C सिंगल बॉन्ड C है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो संख्या है वो है 0,
और इसकी बॉन्ड एनर्जी है 348। नाइट्रोजन जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी संख्या है 1 और जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 163 किलो जूल्स पर मोल। जबकि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है 2 और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 146 किलो जूल्स पर मोल। जबकि जो फ्लोरीन है उसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की जो संख्या है वो है 3 और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी आती है वो आती है 139 किलो जूल्स पर मोल। फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण फ्लोरीन में FF की बंध ऊर्जा क्लोरीन की बंध ऊर्जा से कम होती है। अनुनाद ऊर्जा, अणु की अनुनाद ऊर्जा जितनी अधिक होती है उसकी बंध ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होता है, अर्थात अणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर जितना अधिक होता है बंध उतना ही मजबूत तथा उसकी लंबाई कम होगी, अर्थात बंध ऊर्जा का मान अधिक होता है। अब हम आते हैं डायपोल मोमेंट पर। यदि सहसंयोजक बंध के परमाणुओं की विद्युत ऋणता अगर सहसंयोजक बंध के परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर खिसक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु पर थोड़ा ऋणावेश तथा कम विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु पर थोड़ा धनावेश आ जाता है। इस प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड को पोलर बॉन्ड तथा ऐसे अणु को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे HCl। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तथा क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। किसी सहसंयोजक बंध की पोलैरिटी को डायपोल मोमेंट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात किसी पोलर मॉलिक्यूल में दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य दूरी एवं परमाणु पर स्थित आवेश का गुणनफल डायपोल मोमेंट कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू जो होता है दैट इज बराबर इक्वल टू E/D, यहाँ पे जो E है वह बंधित परमाणु में से किसी एक पर आवेश की मात्रा है और जो D है वह अंतर नाभिकीय अथवा अंतर परमाणु दूरी है और इसे डायपोल मोमेंट को हम डिबाई में यानी जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी यूनिट डिबाई होती है। एक डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU/cm या 10⁻⁻8 ESU/pm। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा कम विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु की ओर होती है। डायपोल मोमेंट को कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर एडेड हैरो से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो एरो का हेड होता है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ होता है। अब हम आते हैं डायपोल मोमेंट इन पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स। किसी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो उसके विभिन्न बंधों के डायपोल मोमेंट के वेक्टर योग के बराबर होता है। किसी अणु का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वह बंधों के ध्रुवीय होने पर उसकी ज्योमेट्री पर निर्भर करता है। यदि अणु की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है तो जो बंधों के डायपोल मोमेंट है उसका वेक्टर योग 0 होता है एवं जो मॉलिक्यूल होता है वह नॉन पोलर होगा, परंतु इसके विपरीत होने पर जो मॉलिक्यूल होता है वह पोलर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम देखें आकार तो रेखीय होता है, अतः दोनों ओर से जो उत्पन्न डायपोल मोमेंट होता है वह आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः अणु नॉन पोलर हो जाता है। इसी प्रकार CCl4 में चारों ओर जुड़े हुए क्लोरीन परमाणु डायपोल मोमेंट को चतुष्फल की आकृति के कारण 0 कर देते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं CO मॉलिक्यूल है और जो CCl4 मॉलिक्यूल है वह टोटली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर भी निर्भर करता है। NH3 तथा NF3 में जो डायपोल मोमेंट का मान 1.47 डिबाई तथा 0.23 डिबाई है। NH3 में NH का जो बंधी डायपोल मोमेंट भी उसी दिशा में होता है, अतः परिणामी जो डायपोल मोमेंट होता है वह अधिक हो जाता है। इसके विपरीत NF3 में NF का बंध आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आघूर्ण से विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। तो अगर हम देखें ये NH3 है तो इसमें जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ है, और नाइट्रोजन से भी ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों जो एडिशंस हैं ये दोनों एडअप हो जाते हैं और इन दोनों का जो एडिशन आता है डायपोल मोमेंट वो थोड़ा हाई हो जाता है। जबकि हम NF3 में देखें तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जबकि जो दूसरा डायपोल मोमेंट है इन तीनों का तो एक समान एक तरफ है, जबकि जो चौथा है वो ऊपर की तरफ है।
तो ये 3 नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जो डायपोल मोमेंट होता है NF3 का वो NH3 की तुलना में कम हो जाता है। इसी प्रकार जल के अणु में भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का परिणामी आघूर्ण उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में दोनों HO बंधों का आघूर्ण होता है। इसके फलस्वरूप H2O का परिणामी आघूर्ण से 2 OH के बंधों में आघूर्णों के योग से भी अधिक होता है। तो हम देखते हैं इसमें जो H है उसे O की तरफ हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ हो रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ हो रहा है और ऑक्सीजन से लोन पेयर में भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये दोनों का जो एडिशन हो जाता है तो जो टोटल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट आता है वो थोड़ा हाई आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड बाय डायपोल मोमेंट। किसी द्विपरमाणिक अणु का जो आयनिक गुण उसके द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है। पॉलिंग ने विद्युत ऋणता में अंतर तथा प्रतिशत आयनिक लक्षणों के मध्य ग्राफ खींचा एवं प्रतिशत आयनिक लक्षण B की मात्रा तथा विद्युत ऋणता के मध्य संबंध स्थापित किया और बताया कि अंतर बढ़ने के साथ साथ प्रतिशत आयनिक लक्षणों में भी वृद्धि होती है। तो जो प्रतिशत आयनिक लक्षण होता है वो बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान अपॉन द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान इंटू 100, यानी म्यू अपॉन ED इंटू 100 इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100। इस सारणी में अगर हम देखें तो अणु का प्रकार, ज्योमेट्री और द्विध्रुव आघूर्ण की हम स्टडी कर सकते हैं। अगर अणु का आकार A2 है और ज्योमेट्री उसकी रेखीय है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। फॉर एग्जांपल N2O2Cl2। अगर अणु का प्रकार AB2 है तो ज्योमेट्री इसकी रेखीय है तो डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा। फॉर एग्जांपल CO2HgCl2। अगर अणु का प्रकार AB3 है तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल है और ये सिमेट्रिकल है तो जो इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। फॉर एग्जांपल BF3। अगर अणु का प्रकार AB4 है तो ये इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी 0 होगा। फॉर एग्जांपल CCl4। अगर अणु का प्रकार AB4 है तो जो ज्योमेट्री है वो इसकी समतल वर्गाकार है, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है और ये इसका जो एग्जाम्पल हम देखें तो PtCl4। अगर हम अणु का प्रकार लेते हैं AB5 तो ये ज्योमेट्री इसकी जब हम अणु का प्रकार लेते हैं AB6, ये जो है वह AB6 है तो इसका ये सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल है, इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है और इसका जो उदाहरण है वो SF6। तो हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल से लेकर इस एग्जाम्पल तक जो ज्योमेट्री है वो टोटली सिमेट्रिकल है और टोटली सिमेट्रिकल होने के कारण जो डायपोल मोमेंट है इन मॉलिक्यूल्स का वो है 0 है। अगर हम देखें AB और ये रेखीय है लेकिन तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसका कुछ तो मान होगा, 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल HCl। अगर हम प्रकार देखें A2B तो ये एंगुलर है, इसका भी कुछ मान होगा। फॉर एग्जांपल H2O NO2। अगर हम देखें प्रकार AB3 तो जो पिरामिडल है इसका भी कुछ मान होगा। फॉर एग्जांपल NH3AsCl3। अगर हम प्रकार देखें AB3, यह T शेप की आकृति का है, इसका भी डायपोल मोमेंट का मान होगा। फॉर एग्जांपल ClF2BrF3। अगर हम देखें AB5 तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी और इसका भी डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल IF5। अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध AB का आयनिक गुण यह प्रदर्शित करता है कि बंध में साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर कितना विस्थापित हो गया है, अर्थात आवेश का सेपरेशन कितना हुआ है। किसी भी अणु के परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर जितना अधिक होगा उसका आयनिक गुण उतना ही अधिक होगा। पॉलिंग ने सहसंयोजक बंध के आयनिक गुण एवं विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया। प्रतिशत आयनिक लक्षण इज इक्वल टू विद इन द ब्रैकेट्स 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1/4 विद इन द ब्रैकेट्स XA माइनस XB होल स्क्वायर इंटू 100, जहाँ XA तथा XB अणु AB में उपस्थित परमाणुओं A तथा B की क्रमशः इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उपरोक्त सूत्र से, यानी जो हमारे ये सूत्र है, इससे ज्ञात किए गए प्रतिशत आयनिक लक्षण केवल कुछ ही अणु के लिए डायपोल मोमेंट द्वारा प्राप्त प्रतिशत आयनिक लक्षणों के सन्निकट होते हैं। उदाहरण के लिए
उपयुक्त समीकरण के अनुसार HF का प्रतिशत आयनिक लक्षणों का मान 44.12 प्राप्त होता है, जो पॉलिंग के द्वारा डायपोल मोमेंट की सहायता से प्राप्त किए हुए मान 44.8 के निकट है। कुछ अपवादों को छोड़कर इसका उपयोग गुणात्मक रूप में किया जा सकता है। अगर हम सारणी देखें तो विद्युत ऋणता का अंतर 1.0 है, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण 20% है। अगर दोनों एटम्स में विद्युत ऋणता का अंतर 1.05 है, तो उस मॉलिक्यूल में जो प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे वह 40% होंगे। अगर दोनों बॉन्डेड एटम्स की विद्युत ऋणता का अंतर 2.0 है, तो उस मॉलिक्यूल का जो प्रतिशत आयनिक लक्षण होगा वह 60% होगा। जबकि अगर विद्युत ऋणता का अंतर दोनों बॉन्डेड एटम्स का 2.5 है, तो जो प्रतिशत आयनिक लक्षण होगा उस मॉलिक्यूल का वो होगा 80%। हैनी तथा स्मिथ ने किसी सहसंयोजक बंध के आयनिक गुण को प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दी वो इस प्रकार है। प्रतिशत आयनिक लक्षण इज इक्वल टू 16 विद इन द ब्रैकेट्स XA माइनस XB प्लस 3.5 विद इन द ब्रैकेट्स XA माइनस XB। इस आधार पर यदि A व B परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर 1.7 हो तो बंध 50% आयनिक होता है, और अगर यह अंतर 1.7 से अधिक होना हो तो बंध को आयनिक बंध और कम होने पर सहसंयोजी बंध कह सकते हैं।